नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन बाबू है। यूपीएससी एथिक्स की क्लासेज हमारी चल रही हैं। उसमें लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे एटीट्यूड्स जो है वो हमारे वैल्यूज को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उनमें क्या रिलेशन है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेज है, यानी कि क्या अंतर है। आज हम देखने वाले हैं कि हमारे जो एटीट्यूड्स हैं और हमारे जो एप्टीट्यूड हैं, यानी कि जो अभिव्यक्ति और अभिरुचि जो है हमारे, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच क्या समानताएं हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं। यह आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इन पर प्रश्न पीसीएस में आ चुके हैं, यूपीएससी में अभी तक नहीं आया है, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि एटीट्यूड को सरल भाषा में कह सकते हो रवैया, या रवैया से भी बेहतर शब्द हो सकता है रुझान। कि दुनिया के जितने भी मनोवैज्ञानिक विषय हैं, दुनिया के किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति हमारा जो रुझान है वही क्या है, अभिवृत्ति है। चाहे वो रुझान पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे वो एम्बिवेलेंट है, यानी कि उभयनिष्ठ है। वहीं एप्टीट्यूड की बात करोगे तो एप्टीट्यूड क्या है, हमारी बौद्धिक प्रतिभा है। बौद्धिक प्रतिभा है। हम जब किसी को कोई प्रतिभा मिली हुई होती है ना जन्म से ही, उसको हम क्या कहते थे, एप्टीट्यूड है। या इसको हम क्षमता भी कह सकते हैं। जैसे कि किसी की पेंटिंग करना बहुत शानदार है किसी को, ठीक है, या किसी की ड्राइंग बहुत शानदार है, किसी को म्यूजिक का समझ बहुत अच्छी है। जैसे शकुंतला देवी थी, जिनको भारत का कंप्यूटर कहा जाता है, ह्यूमन कंप्यूटर जिनको कहा जाता है, भारत की गणितज्ञ। तो उनमें जन्मजात क्षमता थी किसकी, गणित की। उन्होंने अपनी कोई विशेष पढ़ाई नहीं की, कोई बहुत विशेष ट्रेनिंग भी नहीं ली, लेकिन उनमें बहुमुखी प्रतिभा थी। तो इसको हम क्या कहते हैं, बौद्धिक प्रतिभा, क्षमता। देखो, अभिवृत्ति आपको बताएगी कि आपको कौन सा काम करना पसंद है और कौन सा काम करना पसंद नहीं है, लेकिन एप्टीट्यूड ये बताता है कि आप उस काम को में कितना अच्छे हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं उस काम को में। ये कौन बताएगा, आपका एप्टीट्यूड बताएगा कि आप कितना प्रदर्शन कर सकते हो, कैसा प्रदर्शन जो है वो आप इसमें कर सकते हो। देखिए, जैसे कि मेरी अभिवृत्ति है, मान लीजिए कि क्रिकेट खेलने को लेकर के, यार क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है, मेरा पैशन है क्रिकेट खेलना। कुछ भी खेल मान लो, क्रिकेट मान लो, टेनिस मान लो, चेस मान लो, ठीक है। आजकल तो वो अभी चेस चैंपियन जीत करके आया ना हमारा 18-19 साल का जो क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, डी गुगेस करके जो नाम है जिनका, है ना। और वो प्रज्ञानंद है और उसकी एक सिस्टर है ना, वो 2-3 लोग जो हैं। तो अब जैसे कि भाई चेस, अब मैं भी कहूं कि यार मुझे भी चेस खेलना पसंद है, तो मैं चेस खेलना चाहूं तो मेरी इसकी रुझान है कि मैं खेलना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर एप्टीट्यूड ये निर्धारित करेगा कि मैं उस चेस में कितना शानदार प्रदर्शन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ड्राइंग की कितनी भी ट्रेनिंग दे लो, जिनको गाना कितना ही सिखा लो, लेकिन वो उतना बेहतर नहीं कर सकते। बहुत से लोग जो है वो जन्मजात टैलेंटेड पैदा होते हैं, जन्मजात प्रतिभा होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। एप्टीट्यूड आपका टॉपिक नंबर 3 में भी आएगा। टॉपिक नंबर 3 का नाम ही एप्टीट्यूड है हमारे का एथिक्स में, तो वहां पे हम इसको और ज्यादा विस्तार से समझेंगे। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, क्या संबंध है। और जब इनके बीच में हम संबंध को देखेंगे तो हम किसी ना किसी क्या कर देते हैं, किसी ना किसी शोध को, किसी ना किसी पुस्तक को, किसी ना किसी अंग्रेज को बीच में ले आते हैं, जिससे हमारी बात में क्या आ जाएगी, प्रामाणिकता आ जाएगी। तो हम किसको ले आएंगे, 2 अंग्रेजों को लेकर के आ जाते हैं। तो एक का नाम है लेविन, LEWIN, लेविन, और दूसरे का नाम है फिशवीन, फिशवीन, लेविन एंड फिशवीन। तो इनकी एक पुस्तक का नाम हम लिख देते हैं, लेविन एंड फिशवीन की, और पुस्तक का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन। थ्योरी ऑफ, देखो ऐसा है कि अंग्रेजों के और उनकी पुस्तकों के नाम लिख देने से ना आपके उत्तर में प्रामाणिकता आ जाती है। वो कहते हैं ना, एटीट्यूड टाइप का बना हुआ है। तो कॉपी चेक करने वाले का भी एटीट्यूड ऐसा बना हुआ है कि जब वो अंग्रेजों का नाम देखेगा और उसने और वो कहेगा कि यार एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के रिलेशन को जो है अभ्यर्थी ने अंग्रेजों के नाम से अच्छे से समझाया है, तो इसका मतलब बहुत बढ़िया तरीके से ही समझाया होगा। रीजन्ड एक्शंस, थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन, यानी कि हम ये वाली जो पुस्तक है ये किसने दी है, लेविन एंड फिशवीन। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, लेविन और फिशवीन।
तो बेसिकली इनमें अब हम संबंध को जब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से संबंध बन सकते हैं। देखिए अक्सर करके क्या होता है ना कि जो दो चीजें होती हैं, जैसे हमने एथिक्स की क्लासेस पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि एथिक्स और धर्म के बीच कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, एथिक्स और लॉ के बीच कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, कानून के बीच में। तो हमने ये देखा था कि अक्सर करके दो वस्तुओं में जो संबंध बनते हैं वो अक्सर चार प्रकार के ही बन सकते हैं। अक्सर करके कितने प्रकार के बनते हैं? चार। जैसे कि हम यहां पे चार लिखें तो जैसे अभिवृत्ति है, किसी चीज को लेकर के हमारी क्या है? अभिवृत्ति है। अभिरुचि भी है, अभिवृत्ति है, अभिरुचि भी है। एक तो ये रिलेशन हो गया कि अभिवृत्ति भी है और अभिरुचि भी है। दूसरा रिलेशन क्या बन सकता है कि अभिवृत्ति है, क्या बन सकता है? अभिवृत्ति है और अभिरुचि नहीं है, अभिरुचि नहीं है। तीसरा क्या बनेगा कि अभिवृत्ति भी नहीं है, कि अभिवृत्ति नहीं है, अभिरुचि है। अभिवृत्ति नहीं है लेकिन क्या है? अभिरुचि है। और चौथा और आखिरी क्या बन जाएगा कि अभिवृत्ति और अभिरुचि दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है, अभिरुचि भी नहीं है और अभिवृत्ति भी नहीं है, तो दोनों ही नहीं है। तो चार प्रकार के रिलेशन बनते हैं कि अभिवृत्ति है, अभिरुचि है, अभिवृत्ति है, अभिरुचि नहीं है, अभिवृत्ति नहीं है, अभिरुचि है, दोनों ही नहीं है। बेसिकली जो सिद्धांत जो ये आता है ना, जो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये कहां से आता है? नागार्जुन, बाबा नागार्जुन हुए थे। एक तो बाबा नागार्जुन हुए हिंदी साहित्य में, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा है ना, मैं बात किसकी कर रहा हूं कि नागार्जुन जो बौद्ध संप्रदाय से संबंध रखते हैं, जिन्होंने शून्यवाद दिया, जिन्होंने क्या दिया था? शून्यवाद दिया, जिन्होंने माध्यमिका दर्शन की जो है वो क्या की? स्थापना की, जिनका दूसरी से तीसरी शताब्दी के मध्य जो थे, जिन्होंने राजा मिनांडर जो था, जो कि यूनान से राजा आया था भारत पर अटैक करने के लिए और पाकिस्तान वाले इलाके पे उसने शासन भी किया था, उसका उसने क्या कर दिया था? बुद्धम शरणम गच्छामि कर दिया था। यानी कि जैसे अशोक का हो गया था ना, अशोक का क्या हुआ? बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया था, है ना। ब्रह्मगुप्त नाम के जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने उनका कर दिया था। वैसे ही किसने कर दिया? नागार्जुन मिनांडर से मिला और मिनांडर ने उनका क्या, नागार्जुन ने मिनांडर का बुद्धम शरणम गच्छामि कर दिया था। बेसिकली क्या है, जो नागार्जुन जो थे बहुत जबरदस्त दार्शनिक थे, बहुत गहरे। देखिए हम में से कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा बना हुआ है कि हम साइंस को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो समझते हैं कि यार फिलॉसफी क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसी कुछ भी कोरी बातें करते रहते हैं। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जिन चीजों को फिलॉसफी आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले बता चुकी है, आज की डेट में साइंस उन बातों को क्या कर रही है? प्रमाणों से सत्य साबित कर रही है कि वास्तव में बिल्कुल सही बात कही। जैसे जैन दर्शन ने परमाणुवाद दिया था और 18वीं 19वीं सदी में जाके ये विज्ञान ने यह साबित किया कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, हर एक वस्तु परमाणुओं से ही बनी होती है। और ऐसे कई सारी बातें हैं। जब हम टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे तो जब पहली क्लास होगी तो उस दिन मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा। तो जो नागार्जुन थे, उन्होंने जो है वो बुद्धि की चतुष्कोटीय सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या दिया था? बुद्धि का चतुष्कोटि सिद्धांत दिया था। बुद्धि का चतुष्कोटि सिद्धांत जो है वो उन्होंने दिया था। तो क्या होता है बुद्धि का चतुष्कोटि सिद्धांत? क्या होता है? उन्होंने ये कहा था कि इस दुनिया में कोई भी सत्य जो है या कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। हर वस्तु क्या है? किसी ना किसी के सापेक्ष में है, यानी कि हर एक वस्तु एक दूसरे पर निर्भर है। इसको हम देखो विस्तार से हम बाद में देखेंगे क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे कि हमारा होना या ना होना किसकी वजह से? हमारा होना किसकी वजह से? जैसे हम हैं तो हमारे माँ बाप की वजह से, तो हम अपने आप में ही रिलेटिव हो गए,
सापेक्ष हो गए, किनके? अपने पूर्वजों के। तो हर एक वस्तु क्या है, किसी ना किसी के सापेक्ष है। तो उनका यह कहना है कि लेकिन असली जो सत्य है ना, वो किसी के सापेक्ष नहीं होता है। तो उन्होंने सच की 4 कोटियां बताई थी। क्या कहा था कि सच 4 तरीके का होता है, कि सत्य है, पहली कोटि क्या है कि सच है। पहली बात उन्होंने क्या बताया कि देखो सच है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। मतलब मनुष्य की जो बुद्धि है वो कितने तरीके से सोचती है? केवल 4 तरीके से। एक तरीके से तो मनुष्य की बुद्धि को क्या लगता है कि यार सच है। दूसरे तरीके से क्या कह सकता है कि सच नहीं है, सत्य नहीं है। तीसरे तरीके से क्या कहेगा? सत्य है भी और नहीं भी, सत्य है भी और नहीं भी। यानी कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि यह सच है कि नहीं है। कभी लगता है कि सच है, कभी लगता है कि झूठ है। और तीसरा क्या है कि ना तो है, ना तो है, ना तो नहीं है, ना तो है ना ही नहीं है। अब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या बात कह करके चला गया बाबा नागार्जुन। तो मैं आपको उदाहरणों से समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे उन्होंने कहा कि सत्य है, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हमको सच्ची लगती हैं, जैसे कि दुनिया, दुनिया को दर्शन की दुनिया में जगत कहते हैं। जैसे कि दुनिया हमको सच लगती है, ठीक है। संबंध आपस में जो हमारे संबंध है मनुष्यों के, वो हमको सच लगते हैं। अब सच नहीं है, अब देख ले क्या सच नहीं है। जैसे कि आकाश का नीला रंग, आकाश का कैसा रंग? नीला रंग। अब आकाश का नीला रंग बताओ सच है कि नहीं है? भाई वास्तविकता में क्या है कि आकाश तो है ही नहीं, और जब आकाश ही नहीं है तो उसका रंग कैसे हो सकता है? जब आकाश ही नहीं है तो उसका रंग कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब वो सच नहीं है। और तीसरी बात क्या करके गए, जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि जब आप सड़क पे चलते हो, हाईवे पे, तो आपको दूर से क्या दिखता है कि सड़क पे पानी भरा हुआ है, लेकिन अब पास जाते हो पानी नहीं दिखता। ऐसा ही रेगिस्तान में होता है, उसको मृग मारीचिका कहते हैं, कि बेचारी हिरण को दूर से क्या दिखता है कि पानी है, लेकिन उसके पास जाती है फिर पानी नहीं होता, फिर आगे दिखता है, आगे दिखता है, और ऐसे ऐसे करते करते वो बेचारी प्यास की वजह से मर जाती है, जिसको मिराज भी कह देते हैं। तीसरी कोटि क्या होती है कि सत्य है भी और नहीं भी। अब दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप कह ही नहीं सकते कि ये सच है कि नहीं है। आज तक विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया कि वो चीजें सच हैं कि नहीं है। जैसे कि अभी नोबेल पुरस्कार 2-3 साल पहले जिस चीज पे मिला, अल्बर्ट आइंस्टीन जिस चीज को साबित करके गए, वो क्या था कि वही प्रकाश का द्वैत स्वरूप। भाई जो लाइट होती है वो 2 तरीके से बिहेव करती है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन थे तो 1905 में उन्होंने क्या दिया, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक थ्योरी दी। और जो फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी जो उन्होंने दी ना, वो थ्योरी क्या कहती थी कि भाई जो लाइट होती है, प्रकाश जो होता है, वो 2 तरीके से व्यवहार करता है। एक तरीके में वो वेव का व्यवहार करता है। किसका व्यवहार करता है? वेव, तरंग का। और दूसरे तरीके में वो किसका व्यवहार बिहेव करता है? पार्टिकल का, कण का। तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि जो प्रकाश है वो तरंग है कि कण है, वो वेव है कि पार्टिकल है। और ये बात ना दर्शन बहुत पहले कह चुका है बाबा शंकराचार्य, ठीक है, हमारे पहले ही कह के चले गए, 6वीं शताब्दी में ये बात कह करके चले गए थे। टॉपिक नंबर 5 में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो यह है, ठीक है। अब ये तो प्रकाश का द्वैत स्वरूप मैंने आपको बता दिया कि लाइट 2 तरीके से बिहेव करती है। और क्या है? सपना है। सपने को तो चलो चौथी कोटि में रख लेंगे हम, सपने को तो क्या कर देंगे, चौथी कोटि में रख देंगे। जैसे आप बताओ जल में जो लहरें उठती हैं, वो बताओ लहर है सच में कि वो लहर कि वो पानी ही है? लहर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्या? नहीं हो सकता। क्या अलग से कोई लहर हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। वो पानी का ही तो हिस्सा है, वो हिलता हुआ पानी है, पर हमने उसको क्या नाम दे दिया? लहर नाम दे दिया। तो लहर है भी और नहीं भी, आप कह नहीं सकते कि लहर है कि नहीं सच में। मृत, और ये बात मैंने बताई थी, जैसे कोई कहते कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है, सही बात है, पूर्व दिशा में उगता है, सच है। पर आप मेरे को ईमानदारी से बताओ, क्या सूरज छिपता है? नहीं छिपता। क्या सूरज उगता है? नहीं उगता। ये तो धरती घूम रही है।
हम कह देते हैं कि सूरज पूर्व दिशा में उगा, भाई सूरज पूर्व दिशा में उगा नहीं है, सूरज तो अपनी स्थिति में ही है, धरती घूम रही है। तो इस बात को हम कह ही नहीं। अब सूरज छिपता है, सूरज छिपता है क्या? सूरज थोड़ी छिपता है, धरती घूम जाती है, सूरज तो वही है बेचारा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सत्य तो ना, तो जो सत्य है और सत्य है भी और सत्य नहीं भी है। सूरज पूर्व दिशा में उगता है कहने को तो सच बात है, लेकिन वास्तविकता में देखें तो ये सच नहीं है। और चौथी कोटि क्या है कि ना तो है और ना ही नहीं है, यानी कि जो सत्य है ना, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना जो कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड हैं, साइंस के बियॉन्ड हैं, ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड हैं। ना तो हम उन्हें सच कह सकते हैं ना ही झूठ कह सकते हैं। आपके पास कोई तरीका ही नहीं है, यह मनुष्य की बुद्धि की सीमा है। ये हमको ये समझना पड़ेगा कि मनुष्य की जो है वो बहुत सीमित क्षमताएं हैं, इतनी सीमित क्षमताएं हैं कि हम केवल कुछ ही कार्य कर सकते हैं, हम सच जान ही नहीं सकते किसी भी सिचुएशन में। हमारे ज्ञान की इतनी इतनी सीमा है कि इतनी छोटी सीमा है कि हम सच नहीं जान सकते कि सच है कि नहीं है। बहुत बेसिक बात मैं आपको बताऊं, आप बताओ सपने सच में हैं कि नहीं है? आज कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, अभी तक कोई साइंस ऐसी पैदा नहीं हुई जो एक तो ये बता सके कि सपने क्यों आते हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, तर्क दे सकते हैं, पुष्टि प्रमाण किसी के पास नहीं है। और जो सपने में जो हो रहा है वो हमको इतना ओरिजिनल क्यों लगता है, इतना ज्यादा ओरिजिनल। मानसिक तौर पे यदि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच में ही हो रहा है यार, भौतिक अवस्था में नहीं हो रहा है। तो कैसे कह दें कि वो है कि नहीं है? पर सच बात नहीं है, यह है कि सपना है भी नहीं और वो सच भी नहीं है, अवधारणाओं के पार है। इसके अलावा और क्या होता है? देखो, एक इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन क्या होता है? तुक्का होता है ना। जैसे कभी कभी आपको कहते हो ना कि यार ये चीज सही लग रही है यार, वास्तव में ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। और आपने इंट्यूशन से कहा और बिल्कुल सही बात हो गई। अब दुनिया में कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि उसको कैसे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले ही पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है। बहुत से लोग तो बिल्कुल साफ साफ देख लेते हैं कि ऐसा होने वाला है। इस पे आधारित यदि आपको कोई फिल्म देखनी हो तो एक मूवी देखिएगा जिसका नाम है 100 डेज। जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित और एक और हीरो उसमें, जावेद जाफरी। तो कई लोग होते हैं ऐसे। एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, डेजावू। क्या होता है डेजावू? डेजावू का मतलब है कि आपको ये लगता है कि ये काम तो मेरे साथ पहले हो चुका है, अरे ये काम तो मेरे साथ पहले हो चुका है, ये तो मैंने पहले होते हुए देखा है। उसको कहते हैं डेजावू। कोई साबित ही नहीं कर सकता ऐसी चीजों को। और किसको साबित नहीं कर सकते? क्या दुनिया में कोई बता सकता है कि स्वर्ग है? कोई साबित कर सकता है नरक है? कोई साबित कर सकता है आत्मा होती है? कोई नकार सकता है आत्मा नहीं होती है? कोई कह सकता है ईश्वर है? कोई ये नहीं कह सकता है कि ईश्वर नहीं है। कोई किसी के भी पास है और नहीं है, दोनों के पक्ष में या विपक्ष में कोई प्रमाण उपस्थित नहीं है। तो ये ना सत्य नहीं है और ये है भी नहीं, मतलब कोई बता ही नहीं सकती। ये बिल्कुल ज्ञान के परे है, मनुष्य की ज्ञान की सीमाओं के बाहर है ये चीजें। देखो, मनुष्य में और एआई में, मशीन में और मनुष्यों में मैं एक समानता आपको बताता हूं। दर्शन में जो तर्क दिया जाता है, देखो मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास होता रहता है, समय समय पर संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन उसको कहते हैं। तो आपने 2001 ए स्पेस ओडिसी एक मूवी देखी होगी, नहीं देखी हो तो कभी समय फुर्सत मिले तो देखना। तो या फिर युवाल नोहान हरारी की जो पुस्तक है सेपियंस, उसको कभी पढ़ोगे, या फिलोसफी भी जब आप कभी पढ़ोगे, या साइंस को भी, साइंस में भी जब ह्यूमन डेवलपमेंट जब आप पढ़ोगे, या एंथ्रोपोलॉजी में जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य का विकास हुआ और मनुष्य में समय समय पर संज्ञानात्मक विकास हुआ है और संज्ञानात्मक रेवोल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से मनुष्य ने इतनी प्रगति की है। कुछ लोग मनुष्यों के डेवलपमेंट की तुलना करते हैं मशीनों से, कि जिस प्रकार मनुष्य का विकास होता जा रहा है धीरे 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 और उसकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती जा रही हैं, ठीक वैसे ही इंसान मशीनों को बना रहा है और मशीनों का भी बौद्धिक विकास होता जा रहा है।
तो एक थ्योरी आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मनुष्य भी एक एआई ही है जिसे किसी दूसरे अति मानव ने बनाया हुआ है। एआई को तो फिर भी हमने बता दिया कि भाई तुम्हारा क्रिएटर ह्यूमन है, हमने तुमको बनाया है, लेकिन क्या पता कि मनुष्य को जिसने बनाया है उसने मनुष्य को यह बताया ही नहीं है कि मैंने तुम्हें बनाया है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं और तुम अंतिम सच में जब पता लगे कभी कि मैं और तुम बस केवल एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड एआई है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। कहीं तो अब मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, अपना टॉपिक है तो काफी सारा टाइम इसमें निकल जाएगा, है ना। टॉपिक नंबर 5 में आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपको कभी भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में धुआंधार मेरे मुंह पे फेंक के मारिएगा प्रश्न, मैं आपको फुल जवाब दूंगा, फुल तर्कों के साथ में, फुल प्रमाणों के साथ में। मतलब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। जो पुस्तकें जो कह के गई, जो बड़े विचारक हैं, जो दार्शनिक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, आइंस्टीन हो गया, न्यूटन हो गया, या जो भी कोई विचारक है, लेखक है, वो सब क्या क्या कह करके गए, उनके विचार क्या है। और सच तो आपको पता ही सच क्या है, ठीक है, कि भाई मनुष्य को अपने क्रिएटर का पता ही नहीं है कि हमारा क्रिएटर कौन है, या कोई नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी नहीं है, हम ऑटोमेटिक ही बन गए। तो ये सारी की सारी बातें, चलिए ठीक है, हम इस पे आते हैं कि अभिवृत्ति है कि नहीं है। काफी सारा मैंने बताने के चक्कर में काफी टाइम हमारा चला गया, कोई नहीं, ठीक है। तो मनुष्य की जो बुद्धि की जो कोटियां होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। मनुष्य केवल 4 ही प्रकार से क्या कर सकता है? सोच सकता है। जैसे तो अभिवृत्ति और अभिरुचि में जो संबंध बनेगा वो 4 प्रकार। अब पहली देखो, अभिवृत्ति है, अभिरुचि भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो इन दोनों चीजों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आप किसको ले सकते हो? विराट कोहली को ले लो, लता मंगेशकर को ले लो, सचिन तेंदुलकर को ले लो, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को ले लो, कि भाई अभिवृत्ति है, क्रिकेट के प्रति पॉजिटिव रुझान था, अभिरुचि भी थी, जन्मजात बौद्धिक क्षमता भी थी, क्रिकेट खेला, क्रिकेट में झंडे गाड़ दिए। लता मंगेशकर थी, गाना भी चाहती थी, और गाने के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड भी था, और गाना गाया भी जीवन भर, तो शानदार झंडे गाड़ दिए, कमाल कर दिया। आप ऐसे जिन किसी भी व्यक्तियों को देखोगे कि भाई एटीट्यूड है, शाहरुख खान को देख लो, एक्टिंग को लेकर के पॉजिटिव रुझान था, झंडे गाड़ दिए। इरफान खान को देखो कि भाई एक्टिंग ही करनी है, क्लियर था, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना संघर्ष किया, ये सब किया, एक्टिंग में झंडे गाड़ दिए। ऐसा व्यक्ति दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है कि अभिवृत्ति है और अभिरुचि भी है। नरेंद्र मोदी को ले लो, भाई राजनीति में जाना था, एटीट्यूड सकारात्मक पॉजिटिव था, और बौद्धिक क्षमता भी ईश्वर ने ऐसी दी राजनेता बनने की, झंडे गाड़ दिए। बराक ओबामा को ले लो, झंडे गाड़ दिए। ऐसा व्यक्ति दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है, जिसको ये पता चल जाता है सही समय पर कि मेरी अभिरुचि क्या है, और उसका एटीट्यूड भी उसके प्रति पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाए, वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। उससे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं हो सकता, जो जीवन में वही काम कर रहा है जो वो करना चाहता है, और उसमें उसकी क्षमता भी है। अब दूसरा क्या है कि एटीट्यूड तो है, अभिरुचि नहीं है। जैसे मान लो मैं कहूं कि यार मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मजा ही आ जाता है क्रिकेट खेलते समय, पर जब खेलता हूं तो 2 रन नहीं बना पाता। चेस को लेकर के बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है कि चेस का महान प्लेयर बनना चाहता हूं, लेकिन जब भी चेस खेलता हूं कभी जीत ही नहीं पाता। मान लो कि टीचिंग को लेकर के बहुत सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड है मेरा कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, अब मैं पढ़ाऊंगा, देखना कमाल कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मान लो कि यदि एप्टीट्यूड नहीं है तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा उतना बेहतर, उतना अच्छा कर ही नहीं सकता, उतने अच्छे तरीके से समझा ही नहीं सकता। देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है लेकिन वो अच्छे टीचर नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्ञान उतना ज्यादा नहीं है लेकिन वो शानदार टीचर है। ऐसा क्यों है? आप खुद सोच करके देखो। यूपीएससी की फील्ड को ही लो ना, हम टीचरों को देख लो, यूपीएससी के जो भी टीचर हैं, ठीक है, हालांकि मैं तो अपने आप को यूपीएससी के टीचर नहीं समझता, लेकिन फिर भी जितने भी यूपीएससी के टीचर हैं वो खुद जीवन में इतने सफल नहीं हो पाए, या यूपीएससी की परीक्षा में वो इतने सफल नहीं हो पाए जितने कि वो टीचिंग की दुनिया में हो गए।
आपके कोई भी बड़े से बड़ा एग्जांपल ले लो, जैसे विकास सर को ले लो, वो सबसे बड़ा एग्जांपल उनको ही लेते हैं, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे वही फेमस है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको शायद मतलब मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, वो भी सबसे अच्छे टीचर है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, बट ऐसे बहुत से टीचर हैं जो सोशल मीडिया पे इतने फेमस नहीं है, पर वो बहुत शानदार टीचर है। ठीक है, क्योंकि वो किसी छोटी जगह पे पढ़ाते हैं, उनके रील वायरल नहीं हुए और जो भी कुछ है, बहुत बहुत शानदार टीचर है। ठीक है, और ये बात यदि आप दिव्य कीर्ति सर से भी पूछोगे तो वो भी ये बात बताएंगे, है ना। हो सकता है उनकी कोचिंग में ही हूँ, दृष्टि में ही हूँ। ठीक है, कुछ एक दो टीचर ऐसे हो सकते हैं उनसे भी शानदार हो। तो मैं क्या कहता रहा था कि भाई एटीट्यूड नहीं है, पर सॉरी एटीट्यूड है और अभिरुचि एप्टीट्यूड नहीं है। तो वो वाली बात कि भाई उनका ऐसा हो सकता है ना कि भाई एप्टीट्यूड ही ना हो तो कोई आदमी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो पाएगा। एटीट्यूड है, केवल एटीट्यूड के होने से सफलता की गारंटी नहीं होती। ठीक है, वो काम कर देगा, काम चला लेगा, लेकिन झंडे गाड़ देगा ऐसा नहीं होगा, झंडे नहीं गाड़ पाएगा वो। एटीट्यूड के बल पे सफलता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन वो झंडे गाड़ देगा ऐसा नहीं है। जैसे कि जितने भी टीचर मैं आपको बता रहा हूं, इनको तैयारी को लेकर के, यूपीएससी की तैयारी करनी, इसको लेकर के बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहा होगा, लेकिन बेचारे परीक्षा में इतने झंडे गाड़ नहीं गाड़ पाए, क्योंकि हो सकता है कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से पढ़ना होता है या जिस प्रकार से लिखना होता है, वैसा उनमें क्षमता नहीं हो। पर उनमें क्षमता इस बात की बहुत शानदार है कि पढ़ाते कैसे, अपना ज्ञान दूसरों को साथ साझा कैसे किया जाता है, या दूसरों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, या दूसरों को कैसे बताया जा सकता है। ऐसा होता है कि इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि गुरु तो गुड़ ही रह गया, शक्कर चेला हो गया, चेला शक्कर हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पे गुरु इतना महान नहीं है, चेले बहुत महान हो गए। यूपीएससी के क्षेत्र में जितने भी टीचर हैं, वो खुद इतने ज्यादा यूपीएससी की परीक्षा में इतने ज्यादा सफल नहीं रहे, और उन्होंने फर्स्ट रैंकर दिए हैं। और उन्होंने क्या दे दिया, फर्स्ट रैंकर दे दिया, सेकंड रैंकर दे दिए, फिफ्थ रैंकर दे दिए, 10th रैंकर दे दिए। मतलब सफल लोगों की लाइन खड़ी कर दी उसने खुद ने। जैसे द्रोणाचार्य और अर्जुन को देख लो, द्रोणाचार्य खुद इतने बड़े धनुर्धर नहीं थे जितना बड़ा धनुर्धर अर्जुन हो गया। धनुष चलाना तो वो सब सीख रहे थे, ठीक है, उनमें से बहुत से लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड था धनुष को लेकर के, लेकिन अर्जुन की तो अभिरुचि भी थी, इसलिए उसने धनुर्विद्या में महानता हासिल कर ली। बहुत उनमें से अधिकतर लोगों की एप्टीट्यूड नहीं था धनुर्विद्या में लेकर के, तो वो उतने सफल नहीं हो पाए। सफल हुए धनुष चलाने में, बाण चलाने में, बट उतने सफल नहीं हुए। नेक्स्ट क्या है कि अभिवृत्ति नहीं है, अभिरुचि है। इसमें यदि आपको किसी को एग्जाम्पल लेना चाहो ना, तो आप किसको ले सकते हो, युवराज सिंह को लो। युवराज सिंह, युवराज सिंह की जब आप जीवनी पढ़ोगे तो वो बताएंगे मेरे पिताजी हिटलर की तरह थे, युवराज सिंह। और उनका शुरू से ही मेरे पिताजी का था कि यार इसको तो मैं ठोक ठोक करके क्या बनाऊंगा, क्रिकेटर ही बनाऊंगा। और वो मुझको बहुत जबरदस्ती, मेरे को वो बताते हैं कि भाई मेरा खेलने में बिल्कुल मन नहीं लगता था बचपन में, बिल्कुल ही तो इसका मतलब क्या है, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था ही नहीं, अभिवृत्ति थी ही नहीं क्रिकेट को लेकर के, लेकिन क्रिकेट में उनकी अभिरुचि जरूर थी। और धीरे धीरे जैसे ही वो अच्छा प्रदर्शन करने लगे, अभिरुचि क्रिकेट में, तो उनका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो गया, और जब दोनों चीजें उनकी मिल गई तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में झंडे गाड़ दिए। तो ये व्यक्ति भी क्या कर सकता है, सफलता हासिल करेगा, बशर्ते उसको पता चल जाए कि उसकी किस फील्ड में अभिरुचि है और वो जो कर रहा है वो कर सकता है। अगर नहीं पता होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और हम कहते हैं कि दोनों ही नहीं है, कि ना तो एटीट्यूड है ना ही एप्टीट्यूड है। ऐसा व्यक्ति होता है बोझ, समाज पर, दुनिया पर। जैसे बहुत से सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं, बुरा मत मानना कोई भी सरकारी कर्मचारी, बहुत से सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं। कैसे सरकारी कर्मचारी हैं भाई, कि देखो भारत में 150 करोड़ की आबादी है। भारत में ज्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास की संख्या ज्यादा है, और लोअर मिडिल क्लास को चाहिए जीवन में सुरक्षा, और जीवन में सुरक्षा जो चाहिए होती है वो मिलती है सरकारी नौकरी से। इसलिए हमारे यहाँ का समाज में ज्यादातर बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए ही प्रेरित किया जाता है, लोअर मिडिल क्लास में खासतौर पर, कि सरकारी नौकरी ही करनी है, चाहे कोई सी भी मिल जाए। बात समझ में आ रही है।
अब सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कोई भी सरकारी नौकरी मिल गई, मान लो कि किसकी मिल गई, टीचर की मिल गई सपोज करो। अब ना तो पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि नौकरी चाहिए थी, नौकरी मिल गई। पढ़े तो किस चीज को लेकर के थे भाई, केवल इसलिए दिनों रात पढ़ रहे थे कि ताकि नौकरी मिल जाए। उनको इस बात से मतलब नहीं होता कि नौकरी पुलिस की मिले, कांस्टेबल की मिलेगी, पटवारी की लेनी है, ग्राम सेवक की बननी है, टीचर बनना है, बैंकिंग में जाना है। उन बेचारों का उतना स्कोप नहीं होता, उनको बस यही होता है कि यार सरकारी नौकरी में जाना है, बस सीधी बात है, कैसे भी जाए। इसीलिए मैं कितने सारे बच्चों को देखता हूं कि जो आप देखते होंगे कि 10वीं और 12वीं के बाद नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं बच्चे, 16 वर्ष की उम्र के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। वो वहां भी अप्लाई करते हैं, वहां सफल हो गए तो ठीक है, वहां नहीं हुए तो फिर जैसे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, थानेदार बनने की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी का पेपर दे रहे हैं, ग्राम सेवक का दे रहे हैं, बैंक का दे रहे हैं, जहां कहीं नंबर आ जाए। अब मान लो कहीं नंबर नहीं आया, ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, फिर भी कहीं नंबर नहीं आया, सिलेक्शन हुआ ही नहीं, तो फिर चलो क्या कर ले कि यार टीचर बनने, टीचर के लिए कोर्स कर लिया चलो, क्योंकि टीचर की भर्ती तो बड़े पैमाने पे होती है ना, टीचरों की संख्या तो ज्यादा होती है, तो चलो उसकी भर्ती कर ली। रेलवे का दे रहे हैं परीक्षा, बैंक का दे रहे हैं, जहां कहीं भी नंबर आ जाए। अब वही मैं कह रहा था कि अब मान लो आ गया टीचर में नंबर, अब अभिवृत्ति टीचिंग को लेकर के पॉजिटिव है ही नहीं, और अभिरुचि तो है ही है, बिल्कुल ही नहीं है, क्षमता बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसा आदमी क्या होगा, क्या वो पढ़ा पाएगा? नहीं। क्या उसका पढ़ाने का मन करेगा? नहीं। तो वो क्या बन जाएगा? बोझ बन जाएगा समाज पे, बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है, जैसे आप सरकारी ऑफिसों में जाओ कि भाई, इसलिए कहा जाता है कि भाई व्यक्ति को ना वही प्रोफेशन चुनना चाहिए जिसमें उसका मन लगे, जो काम करने में उसका मन लगे, वही व्यक्ति जीवन भर खुश भी रहता है। जब आप बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को देखते होंगे ना, किसी सरकारी कार्यालय में जाओ, वहां बहुत सारे बाबू बहुत चिढ़े बैठे होते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन उनके स्वभाव में आ गया होता है। तो क्यों आ गया होता है? इसलिए नहीं आया होता कि वो बहुत खराब आदमी है बेचारे, नहीं, खराब आदमी नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि परिवार का बोझ इतना ज्यादा है कि अब वो नौकरी तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन उस नौकरी को लेकर के ना तो उनका एटीट्यूड ही पॉजिटिव है, और बेचारों में वो अभिरुचि भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, करना भी नहीं चाहते हैं, और ऐसी क्षमता भी नहीं है वो काम करने की, मिली ही नहीं, बस काम चलाना है किसी टाइप से। तो क्या होगा? ऐसा आदमी चिड़चिड़ा ही हो जाएगा। जो भाई मैंने आपको क्या बताया था, कॉग्निटिव डिजोनेंस, लुइस फेस्टिंगर ने थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिजोनेंस, यानी कि जिस काम में व्यक्ति का एटीट्यूड नहीं है लेकिन फिर भी वो व्यक्ति को वो ऐसा काम करना पड़ रहा है। जैसे कि मुझे मान लो पढ़ाना पसंद नहीं हो, अब मैं सरकारी मास्टर बन गया, तो अब मुझे क्या करना है? पढ़ाना पड़ रहा है, तो फिर मुझे मजा आएगा कि नहीं? तो कॉग्निटिव डिजोनेंस हो जाएगा, और जब कॉग्निटिव डिजोनेंस होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो यही है, समझ में आया? तो ये 4 है। पहला है कि भाई एटीट्यूड भी है और एप्टीट्यूड भी है। ये दुनिया के सबसे शानदार आदमी है, दुनिया के सबसे शानदार व्यक्ति कौन है? जिसमें एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों हैं। उनका जीवन स्वर्ग के समान है। इससे सुखी इंसान दुनिया में कोई नहीं है, चाहे ये कम कमा रहा हो चाहे ज्यादा कमा रहा हो, चाहे समाज की नजरों में सफल हो चाहे असफल हो। ऐसे व्यक्ति को जीवन में मजा बहुत आएगा कि जो काम करने चाहता थे वही काम कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को देखो, क्रिकेट खेलने में बचपन से क्रिकेट ही खेलना साफ था, और जीवन भर क्रिकेट ही खेला। अभी भी इस उम्र में भी वो क्रिकेट खेल रहे, मजा आता है उनको, और सीखने के लिए देखो हमेशा तत्पर। आपने उनके बारे में कहानी पढ़ी होगी कि चेन्नई के ताज होटल में थे, तो एक वेटर ने उनको कहा कि सर ना, आप ये जो टेनिस एल्बो हो गई थी उनको, कि टेनिस एल्बो वाला ये जो गार्ड आप लगाते हो ना, इससे आपकी बैट स्विंग पे इफेक्ट हो रहा है। उस बंदे ने वेटर की बात ध्यान से सुन ली और उसके हिसाब से काम कर दिया, अपने आप में परिवर्तन। देख लो कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है बंदे को कि भाई नहीं, मुझे करना है, और अभिरुचि है ही है, मजा ही आ गया, और क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी हैं, पॉलिटिक्स में जाना है, और भगवान ने जो राजनीतिक जो बहुत बुद्धि है वो बहुत अच्छी दी है। बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे हम, जब हम क्या पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4 में तब। और देख लो नरेंद्र मोदी साहब ने झंडे गाड़ दिया, कमाल का काम कर दिया। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जबकि आप मनमोहन सिंह जी को ले लीजिए,
मनमोहन सिंह जी को यदि आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स को लेकर के, राजनीति को लेकर के ना तो उनका एटीट्यूड था पॉजिटिव और ना ही उनमें क्या था, एप्टीट्यूड था। इसीलिए इतने सफल नहीं हो पाए, वो जनता में इतने बड़े लोकप्रिय नहीं हो पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए ना लोकप्रियता ज्यादा आवश्यक होती है। उनकी जो एटीट्यूड था और जिनका जो एप्टीट्यूड था वो किसको लेकर के था, इकोनॉमिक्स को लेकर के। इसीलिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उन्होंने झंडे गाड़ दिए। इसीलिए अर्थशास्त्र के फील्ड में वो बहुत शानदार प्रदर्शन उनका किया, गजब के हैं। लेकिन अर्थशास्त्र के फील्ड में यदि आप देखोगे, नरेंद्र मोदी जी से पूछोगे तो नरेंद्र मोदी जी उनके सामने कुछ भी नहीं है। जबकि नेता के तौर पे देखोगे तो नरेंद्र मोदी की एक राजनेता के तौर पे जो उपलब्धियां हैं वो मनमोहन सिंह जी की तुलना में बहुत ऊंची हैं। तो दोनों में अंतर है, और दोनों में किसका अंतर है, वही एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का ही अंतर है। अब मैं राहुल गांधी जी के बारे में तो कुछ भी कहने से बचूंगा, है ना अभी, लेकिन ये आप खुद फैसला कर लीजिए, है ना, कि उनमें एटीट्यूड है कि एप्टीट्यूड नहीं है पॉलिटिकल, वो राजनेता बनने को लेकर के। तो ऐसे खूब सारी चीजें हैं, तो ये आप में क्लियर होना चाहिए। यदि देखो, हम में से ज्यादातर लोगों को कई बार ये पता भी नहीं होता कि हम खुद कलेक्टर बनना चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमें जबरदस्ती बना रहे हैं। हमारा एटीट्यूड है कि नहीं, हमारा एप्टीट्यूड वैसा है कि नहीं है। अब बच्चा दिनों रात बचपन से सुनता रहा, भाई सरकारी नौकरी कर, सरकारी नौकरी कर, गलती से आ गया बैंक में नंबर, और गणित में हमेशा से, रीजनिंग में हमेशा से ही अच्छा नहीं रहा बेचारा, अभिरुचि है ही नहीं कोई टेबल पे बैठ के काम करने वाली, तो क्या होगा, वो जीवन भर परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि आपकी कि भाई क्या है, इनके बीच में 4 प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं। कि भाई अभिवृत्ति है, अभिरुचि भी है, अभिवृत्ति है और अभिरुचि नहीं है, अभिवृत्ति नहीं है, अभिरुचि है, दोनों ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे सफल लोगों के उदाहरण लिख दोगे चारों में, बस चल जाएगा काम। ठीक, चलिए अब दोनों में समानता देख लेते हैं। दोनों में क्या देख लेते हैं कि समानताएं क्या क्या है। समानताएं देख लेते हैं। तो समानताओं में बताओ क्या क्या समानताएं हो सकती हैं। सिमिलैरिटीज, पहली क्या समानता हो सकती है, क्या ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो पहली समानता क्या हो गई, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों, इनमें देखो समानता बहुत कम है, एक दो ही समानता है, नाम के लिए समानता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं बताओ, कैसे करते हैं, दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे उसको ले लो, वो फिल्म थी ना आस्की 2, उस फिल्म का उदाहरण लो। उस फिल्म में क्या होता है कि जो सिंगर होता है, फेमस सिंगर होता है, लेकिन उसको शराब की आदत हो जाती है, दिन रात पीता रहता है। अब उसका एटीट्यूड जो है वो किसको लेकर के पॉजिटिव हो गया, शराब को लेकर के। लेकिन उसमें जो एप्टीट्यूड है वो किसको लेकर के है, गायकी को लेकर के। तो अब बताओ, उसकी अभिवृत्ति से उसकी अभिरुचि प्रभावित हो रही है कि नहीं, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और उसके उदाहरण ले लो, जैसे पेंटिंग में तो जबरदस्त रुचि है, ठीक है, या फिर पेंटिंग में वो ये एप्टीट्यूड है, बौद्धिक क्षमता है, जन्मजात क्षमता मिली हुई है। लेकिन तो धीरे धीरे वो पेंटिंग करना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसको मजा आने लग जाएगा, और जब मजा आने लग जाएगा तो वो महान पेंटर बन जाएगा। जैसे कि एक पेंटर है जिनको मैं जानता हूं, उनका नाम है मनोज कुमार यादव, प्रिंसिपल है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में डिस्ट्रिक्ट में, और उन पे अभी डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, और वो डॉक्यूमेंट्री नेशनल लेवल पे उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी, उनकी लिखी हुई पुस्तकें जो हैं वो सेलेक्ट हुई हैं, कोको नाम की पुस्तक उन्होंने लिखी। तो वो बता रहे थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बता रहे थे शुरू में मुझे पेंटिंग करने में इतना मजा नहीं आता था। बोले पहले मैं पेंटिंग करता था तो वो पेंटिंग शानदार बनती थी, लोग तारीफ करते थे, तो मेरे को मजा आने लग गया, तो फिर मैंने और पेंटिंगें बनाना शुरू कर दी, और आज देख लो उन्होंने पेंटिंग के क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली, झंडे गाड़ दिया। ये तो लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, अपनी आंखों से देखा हुआ है ना, आप देख लो। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। युवराज सिंह को देख लो,
शुरू में क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था, लेकिन एप्टीट्यूड था, खेलते खेलते उनको सफलता हासिल होने लग गई, तारीफें मिलने लग गई, तो फिर उनका क्या हो गए, एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो गया, और इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया कि इतनी बीमारी में भी उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताया, इतनी बीमारी में भी खेलते रहे। हालांकि उस समय उनको पता नहीं था कि उनको कैंसर है, बट उस समय वो पता तो था ही कि भाई तबीयत खराब है। तो दोनों क्या करते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अच्छा, एक और समानता जो है, दोनों ही क्या करते हैं, व्यक्ति की सफलता को निर्धारित करते हैं। दोनों व्यक्ति की सफलता या असफलता निर्धारित करते हैं। भाई ना तो क्रिकेट खेलने में मजा आता है, ना ही क्रिकेट खेलने को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड है, और ना ही क्रिकेट खेलने में की एप्टीट्यूड है, दोनों ही नहीं है, तो क्रिकेट में क्या है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, जैसे राहुल द्रविड़ को लो, आप सौरव गांगुली को लो, कितने ज्यादा कमबैक, मतलब राहुल द्रविड़ ने तो कमबैक इतने नहीं किए, बट हाँ उन्होंने अपने आप को सुधार करते रहे। राहुल द्रविड़ शुरू में टेस्ट टीम के लिए बहुत शानदार थे, लेकिन उनको वनडे में आना था, तो शुरुआत में वनडे में काफी स्लो खेलते थे, तो धीरे धीरे जब क्रिकेट का पेस चेंज हुआ तो उन्होंने खुद को बदला, तेज खेलना शुरू किया, और राहुल द्रविड़ जैसा खिलाड़ी आईपीएल में आया और आईपीएल में भी झंडे गाड़ दिए। कैसे गाड़ दिए? एटीट्यूड की वजह से, एप्टीट्यूड की वजह से, कि नहीं लगातार मेहनत करनी है। तो एटीट्यूड यदि पॉजिटिव रहता है तो व्यक्ति क्या करता है, अपने कठिन समय में मेहनत करता है। देखो, विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर दोनों एक साथ क्रिकेट में आए, और ऐसा कहते हैं कि जब दोनों क्रिकेट में आए ना, तो विनोद कांबली ने शुरुआत में बहुत झंडे गाड़े, सचिन से ज्यादा गाड़े, शुरुआत में सचिन से ज्यादा सफलता मिली। इसका मतलब उनमें एप्टीट्यूड ज्यादा था, अभिरुचि उनकी ज्यादा थी क्रिकेट में, लेकिन एटीट्यूड उतना पॉजिटिव नहीं था जितना कि सचिन तेंदुलकर का था। इसीलिए कहते हैं कि विनोद कांबली का जो मन था वो पार्टी बॉयज हो गया था, वो और कुछ बहुत सारी चीजें, और लेकिन सचिन में वो सब था, तो सचिन सफलता के मुकाम पर पहुंचा, कांबली जी बेचारे उतने उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। कुछ भी कारण रहे हुए ना, अपने अपने कारण है। हम ये नहीं कह रहे कि वो खराब आदमी है, हम कह रहे हैं कि कैसे हुआ, इसका एनालिसिस कर रहे हैं केवल। एक विद्यार्थी है, तो एक व्यक्ति को यदि साइंस में पढ़ने में मजा आता है तो दिन रात साइंस पढ़ेगा, जब साइंस पढ़ेगा तो हो सकता है वो अपने जीवन में सफलता हासिल कर दे, और दोनों ही नहीं है तो जीवन में महाबोझ बन ही जाएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो दो समानता है इनमें केवल, ये भी मैंने जबरदस्ती की बनाई हुई है ताकि समानता के नाम पे कुछ लिखने के लिए आपके पास हो, ठीक है। तो हालांकि दोनों में समानता असमानता नहीं पूछी जाएगी, इन दोनों का रिलेशन ही पूछा जाएगा, तो वहां पे ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। अब इनमें हम अंतर और लिख देते हैं, और अंतर लिखने के बाद में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिख देते हैं? अंतर, डिफरेंसेज, अंतर लिख देते हैं। जो अभिवृत्ति होती है ना, अभिवृत्ति कैसी होती है, एटीट्यूड में इमोशंस ज्यादा होते हैं। एटीट्यूड मैंने आपको बताया था ना, एटीट्यूड का सीएबी मॉडल मैंने आपको बताया था, कौन सा, क्लच एक्सीलेटर ब्रेक, नहीं क्लच एक्सीलेटर ब्रेक नहीं होता, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल, यानी कि भावनाएं उसमें होती हैं, अफेक्टिव यानी भावनाएं उसमें होती हैं, संज्ञान होते हैं, भावना होते हैं, व्यवहार होती हैं, तो भावनाएं होती हैं। और अभिरुचि जो होती है वो भावनाएं का होना जो है वो अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। देखो, अभिवृत्ति में भावना होती है, जबकि अभिरुचि में भावना का होना अनिवार्य नहीं है, जबकि अभिरुचि में अनिवार्य नहीं है, अभिरुचि में अनिवार्य नहीं। आप जब लिख करके आओ तो मेरी सलाह ये क्या रहेगी कि आप ऐसे टेबल बनाना, ऐसे, ठीक है। यहां पे क्या लिखना आप, अभिवृत्ति, अरे यार मैंने इतना छोटा बना दिया ना,
यहां पे लिखना आधार, ऐसे करके यहां पे लिखना अभिवृत्ति, और इधर लिख देना अभिरुचि। यहां पे लिखा आधार में भावना, अनिवार्य, अनिवार्य नहीं। ऐसे लिख करके आओगे अंतर या फिर समानता है तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसे लिख करके आओगे तो नंबर कैसे मिलेंगे? ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो भावना हो गई। जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे ना, वो बस कवि बनना चाहते हैं, वो दिन रात कुछ ना कुछ कविता टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी लिख देंगे। जैसे मुझ में भी ये गंदी आदत है। ठीक है, पहले थी, अब मैंने छोड़ दी, मुझे पता चल गया कि मेरी अभिरुचि इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छी है, हर कवि सम्मेलन में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, बट कविता लेखन में बहुत बुरे हैं, क्योंकि भगवान ने क्षमता ही नहीं दी, वैसी क्रिएटिविटी उतनी स्तर की दी ही नहीं। तो इमोशन तो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन एप्टीट्यूड नहीं। संगीत बहुत शौक है, संगीत का, दिन रात हारमोनियम लेके घूमते हैं। ठीक है, और आता है नहीं बजाना, बस 2-4 फिल्मों की धुन सीख ली है, बस उन्हीं को बजाते रहते हैं, सबको दिखाते रहते हैं, देखो देखो मेरा संगीत सुनो, मेरा संगीत सुनो, मैं कितना बड़ा संगीतज्ञ हूं। और आता क्या है? कुछ नहीं, बस 4-5 धुनें सीख ली है, बस इतना ही आता है, समझ है ही नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि गाना दूसरा चल रहा होता है और दूसरी फिल्मी धुन बज रही होती है, उनको पता ही नहीं, क्योंकि आता ही नहीं, समझ ही नहीं दी है, भगवान ने उतनी क्षमता ही नहीं दी है। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ में होता है। ठीक है, लेकिन इमोशंस जुड़े हुए कि भाई नहीं, मैं हारमोनियम बजाऊंगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अभिवृत्ति में कोई व्यक्ति काम के प्रति यह महसूस करता है कि भाई काम को वो कैसा कर सकता है, कार्य के प्रति लगाव। जैसे लगाव आप कह सकते हो, है ना, लगाव, इसमें अभिवृत्ति में कैसा होगा? लगाव निश्चित होता है, लगाव होगा, इसमें लगाव का होना अनिवार्य नहीं है। वापस कि भाई जैसे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है पर आता कुछ है ही नहीं। जैसे मान लो मैं अपनी बात कहूं कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मान लो मैंने कहा, लेकिन एथिक्स में मेरी उतनी नॉलेज नहीं है जितने की जैसे डॉक्टर तनु जैन मैडम की है, या सर विकास जो रवि कीर्ति सर हैं वो हैं, और भी कई सारे ऐसे सर हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो एथिक्स पढ़ाते हैं और बहुत शानदार पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन ये दो नाम मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि ये दोनों नाम सोशल मीडिया पे काफी फेमस है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा। लेकिन और भी कई सारे सर हैं, है ना, जैसे कि एक कोचिंग है, सर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, निश्चय कोचिंग है शायद उस कोचिंग का नाम, वहां एक सर है एथिक्स पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, गजब की। ठीक है, साइकोलॉजी मेन रूप से तो वो फिलोसफी पढ़ाते हैं, और अब वो एथिक्स भी पढ़ाते हैं, फिलोसफी, क्योंकि फिलोसफी का बहुत सारा पोर्शन एथिक्स से मिलता जुलता है, तो वो बहुत शानदार पढ़ाते हैं, गजब के। पर सोशल मीडिया पर उतने फेमस नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है, कि जो है, जो कि जिनको पढ़ाना बहुत अच्छा, जो कि मतलब मैं अपनी बात कर रहा था कि जैसे कि पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, पढ़ाने का तरीका उतना नहीं आता है, उतना अच्छा नहीं आता है, या नॉलेज उतनी गहरी नहीं है। तो लगाव तो है, लेकिन क्या है? बौद्धिक क्षमता है ही नहीं, अभिवृत्ति है ही नहीं। ठीक है, और ये सारी बातें। और अभिवृत्ति क्या होती है? सामान्यतः सीखी जाती है, सीखी जाती है। ये कैसी होती है? जन्मजात। ये तो खैर सबसे पहले ही लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, ये गलती हो गई मुझसे कि सबसे पहले नहीं लिखा। अभिवृत्ति सीखी जाती है, एटीट्यूड सीखते हो, आप समाज में आते हो, सोसाइटी में आते हो, आपके माँ बाप दिन रात सिखा रहे हैं, टीचर आपको सिखा रहे हैं, पूरी सोसाइटी आपको बता रही है, तो पुरस्कार और दंड के वैसे सीख रहे हैं हम। मैंने आपको बताया था ना कि सामाजिक कारकों में, जो आपको बताया था सामाजिक सिद्धांतों में, जब मैंने आपको बताया था ना, इवान पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये सारे के सारे बताए थे ना मैंने आपको। तो जन्मजात होती है, ये सीखी जाती है। जैसे इरफान खान में जन्मजात एक्टिंग की स्किल थी, शाहरुख खान में जन्मजात एक्टिंग की स्किल थी, लेकिन जो नेपोटिज्म के आधार पर जो किड्स आ रहे हैं, कई सारे जो एक्टर आ रहे हैं, उनमें कई सारों में क्या है कि वो एक्टिंग आती ही नहीं है, वो अब दिन और रात सीख रहे हैं, लेकिन बौद्धिक क्षमता है ही नहीं। कुछ लोगों में बौद्धिक क्षमता, जन्मजात एक्टर है, जैसे इरफान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, कई सारे, ओमपुरी ले लो, नसरुद्दीन शाह ले लो,
है ना। बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्टर हैं कि जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन वो बहुत गजब का प्रदर्शन करके जाते हैं। जैसे जितने भी साइड हीरो का काम करते हैं, उन सबको ले लो, किसी को भी ले लो जो साइड हीरो का काम करते हैं, सबका देखो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, गजब का काम। तो ये सब है। जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति व्यवहार को ज्यादा प्रभावित करते हैं, अधिक प्रभावित, यह कम प्रभावित करता है। भाई जैसे पॉजिटिव हो गया हमारा अभी एटीट्यूड किसी चीज को लेकर के, तो हम उसके प्रति वही व्यवहार ज्यादा करेंगे। और यहां पे क्या है कि होना नहीं होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। जैसे विनोद कामली का मैंने बता ही दिया, पृथ्वी शॉ का आपको बताया। अभिवृत्ति को बदला जा सकता है, हाँ। बदलाव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो क्या बदलाव जा सकता है अभिवृत्ति को? हाँ, बदला जा सकता है। कठिन है बदलना। अभी नेक्स्ट भी क्लास में हम यही देखेंगे, अभिवृत्ति चेंज, एटीट्यूड कैसे चेंज होते हैं, कौन कौन से एटीट्यूड को बदलना कठिन होता है, किसको आसान होता है। तो क्या बदला जा सकता है? हाँ। अभिरुचि को नहीं बदला जा सकता। जो जन्मजात चीज है उसको कैसे बदलोगे यार आप? जो चीज जन्मजात है उसको आप कैसे बदल सकते हो? ठीक है, तो यही हो गया आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या करना है आपको? 4 रिलेशन बता देना है, किनका संबंध क्या है, 4 आधारों पे बता दो। समानता के लिए 1-2 पॉइंट बना दो, एक आध पॉइंट और आप अपनी मर्जी से बना सकते हो तो बना दो, बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनमें समानता है नहीं, सबको पता है। और इनमें अंतर बताने हो तो 4-5 अंतर लिख दो। 5 अंतर लिख दिए बहुत है, ऐसी टेबल बना करके। 5 जो सबसे बेहतर आपको लगते हैं वो लिख दो। ठीक, तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म होता है जिसका नाम है एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, हम एक लास्ट और देख लेते हैं कि एटीट्यूड और बिहेवियर, व्यवहार में आपस में क्या संबंध होता है। एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड और बिहेवियर व्यवहार, ठीक है। और फिर उसके बाद में एटीट्यूड चेंज हम देख लेंगे कि एटीट्यूड चेंज कैसे होते हैं। फिर वो भी हमने देखना है, राजनीतिक अभिवृत्तियां वगैरह, नैतिक अभिवृत्तियां, वो भी आपके टॉपिक में दी हुई हैं तो वो भी देखनी है, उन पे प्रश्न आए हुए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। परसुएशन एक और टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी प्रश्न आए हुए हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एटीट्यूड एंड बिहेवियर, व्यवहार। अमेरिका और यूके वाले अंग्रेजी में लेकर लड़ाई करते रहते हैं। कैसे लड़ाई करेंगे? एक तो कहते हैं कि स्पेलिंग होगी BEHABIOUR, दूसरे कहते हैं यू की कोई जरूरत नहीं, हटा दो, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से 2 तरीके से अभिवृत्ति और व्यवहार को लिखा जाता है। स्पेलिंगों को लेकर के खूब झगड़ा है। COLOR कलर है, COLOUR भी कलर है। तो यह मोनोपोली है उनकी अंग्रेजी को लेकर के तो है। चलिए, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें कि इसी में पढ़ लें, ये बताओ, क्योंकि इसको पढ़ने में भी 40-45 मिनट तो लगनी ही है। मैं ऐसा करता हूँ, इसके लिए अलग से ही वीडियो बना देता हूँ क्योंकि ये लगभग 50 मिनट का वीडियो हो गया है। तो ठीक है, 50 मिनट का तो काफ़ी बड़ा भी होता है। और यूट्यूब पे ऑनलाइन आज के ज़माने में जब लोग 15 सेकंड की रील पूरी नहीं देखते तो इतना बड़ा वीडियो देखें। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे तो देखेंगे ही, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो। और कमेंट जरूर कीजिएगा यार, सवाल पूछ लीजिए जरूर, रिक्वेस्ट है आपसे। जो भी किसी प्रकार का सवाल आपको लगे पूछना, और कमेंट जरूर करते रहिए भाई, सुझाव दीजिए, मैं अच्छा कर सकूं जिससे कि, है ना। और एटीट्यूड मेरा पॉजिटिव तो है ही टीचिंग को लेकर के, एप्टीट्यूड मेरा है कि नहीं ये आप तय करोगे, अभिरुचि मुझे इसमें टीचिंग की है कि नहीं वो आप तय करोगे। तो कमेंट कीजिए, बताइए मेरे को। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।